Good morning, dear students. First, I welcome all those students of Kendriya Vidyalaya Barkuhi who have taken admission in math science or who have taken maths as a subject, whether they are commerce student or science students. Welcome you all, dear students. Mathematics is known as the queen of all science subjects. So, as a maths teacher, I feel proud, and you should feel proud that you are studying the queen subject, mathematics. Dear students, there are many changes in the syllabus. Around 30% syllabus has been cut short due to this corona epidemic period. In chapter 1 sets, 2 points have been deleted. One is difference set and other is complement of a set. हालांकि ये दोनों पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे नॉलेज के लिए तो कोई बुरी बात नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जब नेक्स्ट ईयर JEE या मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जाम आप यूज करेंगे तो हो सकता है उसमें वहाँ वाला सेक्शन इंक्लूड हो रहा हो. तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर 1 सेट्स. सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं और ये हिंदी नाम मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताता हूं. अगर हमें पता है तो बहुत अच्छी बात होती है. तो सेट्स अर्थात समुच्चय, ये समुच्चय या सेट्स क्या होते हैं? सेट देखिए बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, मैं उसका बेस बना दूं ताकि आपको ये समझ में आए कि सेट शब्द कितना महत्वपूर्ण है और कहाँ अप्लाई होता है. सेट शब्द ऐसा है, दैनिक जीवन में हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं होती जिनके नाम में हम सेट शब्द यूज करते हैं. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज सोफा सेट. सोफा सेट, सोफा सेट जैसे ही बोला जाएगा आपके मस्तिष्क में जो चित्र उभरेगा वो सारे जो लोग जानते हैं सोफा सेट क्या होता है वो उसके लिए कॉमन होगा. क्या? एक 3 सीटर होना चाहिए, सेम स्टाइल के बने हुए 2 सिंगल सीटर होना चाहिए और एक सेंटर टेबल होना चाहिए. ये बेसिक आइडिया है. इसका मतलब ये देखो 3 सीटर अलग प्रकार का है, सिंगल सीटर उससे डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया और सेंटर टेबल बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होने के कारण उसको सोफा सेट कहा जाता है. सो व्हाट इज ए डेफिनेशन हम लोग देंगे? अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो नेम्स हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना. ये ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट्स हो सकते हैं. एनीथिंग दे कैन बी. अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ. अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड शब्द सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, कलेक्शन यानी संग्रह को सेट कहते हैं. तो वेल डिफाइंड शब्द को एक बार हम और एक छोटे से एग्जांपल से समझने का प्रयास करेंगे. अगर मैं 5 टीचर लूं और बोलूं कि सर 11th साइंस में से आपको
एक चिट पे बेस्ट 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखना है। क्या लगता है आपको, पांचों टीचर सेम 3 बच्चों का नाम लिखेंगे? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि एज ए मैथ्स टीचर मैं फील करता हूं कि स्टूडेंट एक्स इज द बेस्ट, तो उसका नाम मैंने एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो बायो का टीचर होगा या साइंस का टीचर होगा, फिजिक्स का टीचर होगा, केमिस्ट्री का टीचर होगा, सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। तो जब हम पांचों चिट में से 3 नाम नोट करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा कि टीचर्स की लिस्ट में जो है कम से कम एक नाम डिफर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस्ट 3 स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन बनेगा वो जो है वेल डिफाइंड नहीं हो पाया। मान लीजिए हम 5 बच्चों को बोलें कि बॉलीवुड के मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के नाम लिखिए, तो 5 बच्चों की लिस्ट में नाम डिफर हो सकते हैं। कारण ये कि किसी को ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर लगती है, किसी को आज भी हेमा मालिनी ही सबसे सुंदर लगती है, किसी को कैटरीना कैफ मोस्ट ब्यूटीफुल लगती है। मतलब ये हुआ कि ये सबकी इंडिविजुअल ओपिनियंस पे, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 बच्चों से पूछूं जिनको नंबर सिस्टम मालूम है और मैं बोलूं कि आपको फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो स्टूडेंट ए भी बोलेगा 1 2 3 4 5, स्टूडेंट बी भी कहेगा 1 2 3 4 5, सी भी वही कहेगा, डी भी वही कहेगा, ई भी वही कहेगा, किसी में कोई मत भिन्नता नहीं है। इसका मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर वेल डिफाइंड हैं और ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होने के कारण सेट हो गया। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यूजुअली कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड, और जो उसके मेंबर्स होंगे, जो जिन ऑब्जेक्ट्स का वो कलेक्शन बना है, उनको हम या तो नंबर्स लिख के बताएंगे या स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, देन a इज इक्वल टू, नियम यह है कि आप एक कर्ली ब्रैकेट बनाएं, पहले 5 प्राइम नेचुरल नंबर लेना। तो पहला प्राइम नेचुरल नंबर 2 है। कुछ बच्चे 1 आंसर करते हैं, वो गलत है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। दूसरा प्राइम नंबर 3 है, तीसरा प्राइम नंबर 5 है, चौथा प्राइम नंबर 7 है और पांचवा प्राइम नंबर 11 है। 8 9 10 प्राइम नहीं है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास से आपको इन मेंबर्स को लिखना है और इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक सेट है। अब इस सेट में 1 मेंबर है क्या? नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए। 2 इस सेट का मेंबर है, वी विल से 2 बिलोंग्स टू ए। ये वाला जो सिंबल है बिलोंग्स टू का है, बिलोंग्स टू या इज ए मेंबर ऑफ। तो बिलोंग्स टू का सिंबल कटा हुआ है, तो 1 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, 2 इज ए मेंबर ऑफ ए। 1 does not belongs to a, belong to a, 2 belongs to a, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये जो A be the set of first 5 प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये हमने ये सेट वेल डिफाइंड है। क्लास के 40 के 40 बच्चे जिनको प्राइम नंबर पता है, अब पता ही नहीं है तो बात अलग है, वो गलती कर सकते हैं। तो पूरे 40 के 40 बच्चे सेम जवाब देंगे 2 3 5 7 11। ओके, अब इस सेट को, ये जो लिखने का तरीका आपके सामने आया, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है सेट का क्या होता है, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमास लगा लगा के आपको सेट्स लिखना है, सेट के मेंबर्स को लिखना है। और आप ध्यान से देखिए कि इसी सेट को लिखने का एक दूसरा तरीका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हर मेंबर एक प्राइम नंबर है। दूसरी विशेषता है कि ये सारे प्राइम नंबर 11 या 11 से छोटे हैं या 12 से छोटे हैं। तो मैं इस सेट को ऐसे लिख रहा हूं कि A इज द सेट ऑफ ऑल दोज X। X अंग्रेजी का अल्फाबेट X नहीं। जैसे हम किसी का नाम छुपाना चाहते हैं तो बोलते हैं मुझे किसी ने भी बताया हो XYZ, तुम ये बताओ कि ऐसा तुमने कहा या नहीं कहा। हमने उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जिसने हमको बताया था, तो मिस्टर एक्स ने बताया। तो एक्स ऐसा हम बोलेंगे ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर, एंड एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 11। x जो है वो प्राइम नेचुरल नंबर होना चाहिए और x का मान 11 या 11 से छोटा होना चाहिए। तो 11 या 11 से छोटा नेचुरल नंबर जब आपसे पूछेंगे तो आप सोचकर यही जवाब देंगे ना सर 2 3 5 7 11। तो 2 3 5 इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ सेट का एक भी मेंबर सेट के अंदर नहीं लिखा, लेकिन सारे मेंबर लिख दिए, क्योंकि हमने वो कॉमन प्रॉपर्टी लिख दी जिसको वो सब मेंबर फॉलो करेंगे। दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण करने वाला रूप है ये। तो दो प्रकार के तरीके होते हैं बच्चों सेट्स को लिखने के लिए। पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को राइटिंग द सेट यूजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। तो सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब हम कुछ सम स्टैंडर्ड सेट्स की बात करेंगे। कौन से स्टैंडर्ड सेट्स हैं? कैपिटल N, आई थिंक एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। W, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद Z, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद Q, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स P upon Q such that P and Q both belong to Z and Q is not equal to 0। और इनमें सबसे बड़ा सेट जिसमें सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इररेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, उस सेट को कहते हैं रियल नंबर्स। R, द सेट R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। तो मेरे ख्याल से इन सेट्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ये कौन कौन से सेट्स स्टैंडर्ड होते हैं। अब हम उसमें जो है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते समय इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं। राइट द फॉलोइंग set in roster form। roster form A is equal to set of X such that X is equal to n square plus 1, n is less than equal to 5 and n belongs to capital N। इसका मतलब होगा, ध्यान से देखिए, वी हैव
x इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1। फॉर n इक्वल टू 1 लेते, 5 या 5 से छोटे नेचुरल नंबर लेना है, तो x का मान क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी 10। n इक्वल टू 4, then x is equal to 4 square plus 1 16 and 1 17। n is equal to 5, x is equal to 5 square plus 1 यानी 26। तो therefore what will be the set now? A is equal to set of 2, 5, 10, 17 and 26। This is the answer। तो ये जो सभी को समझ में आया होगा कि अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिख के दिया हुआ है तो आप बड़ी आसानी से उसमें जो कंडीशन है उन कंडीशन का यूज करते हुए उन मेंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए देखो सेट बिल्ड हो गया ना, इसीलिए इसका नाम सेट बिल्डर फॉर्म है। इस फॉर्म से हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें हम जो है कुछ आइडेंटिफिकेशन और देखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि अभी हम कुछ ऐसे सेट्स एक्सप्लोर करें, जैसे सपोज a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू -1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान से देखिए, x क्या है, रियल नंबर है और उसका स्क्वायर -1 होना चाहिए। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है? इवन नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं आप तो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे -2 का स्क्वायर करोगे तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो आप केवल ब्रैकेट लगा पाएंगे, अंदर तो कोई मेंबर नहीं आएगा। जब अंदर कोई भी मेंबर नहीं आया तो इसको एक नया नोटेशन देते हैं ग्रीक लेटर फाई से। क्या कहते हैं इसको? फाई। और इसको बोलते हैं नल सेट और एम्पटी सेट। कौन सा सेट? एम्पटी यानी खाली समुच्चय। तो ऐसा एम्पटी सेट भी होता है, इस बात के ऊपर सब लोग विचार करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज B इज द सेट ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x बिलोंग्स टू Z। तो सॉरी, x बिलोंग्स टू W होल नंबर्स में। तो कौन से होल नंबर का स्क्वायर 25 होगा? वैसे 25 इज द स्क्वायर ऑफ +5 एंड -5, लेकिन -5 तो जेड में बिलोंग करता है, इंटीजर है, और हमको लेना है होल नंबर, तो 5 ही केवल ले सकते हैं। मतलब इस सेट में केवल एक ही मेंबर आएगा 5। तो दिस सेट इज कॉल्ड, जिस सेट में एक ही मेंबर होता है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। हिंदी में इसको कहते हैं एकल समुच्चय, और नल सेट को हिंदी में रिक्त समुच्चय कहते हैं। खाली सेट, रिक्त यानी खाली। तो सिंगलटन सेट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? सेट में 2 मेंबर भी हो सकते हैं, 3 मेंबर भी हो सकते हैं, 10 मेंबर भी हो सकते हैं, 1000 मेंबर भी हो सकते हैं, और इनफाइनाइट मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो जितने अभी हमने स्टैंडर्ड सेट देखे, नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, W होल नंबर्स का सेट 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, इंटीजर्स का सेट 0 + 1 2 3 -1 -2 -3, दोनों साइड में इन्फिनिटी। तो ये सारे सेट्स जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट हो, दे आर टर्म्ड एज इनफाइनाइट सेट्स। और जिनमें गिने चुने मेंबर हो 2 4 5 10 1000 1200 काउंटेबल है, गिनती जिसकी गिन के आप बता सकें कि इस सेट में 100 मेंबर हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज
फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स दो कैटेगरी होगी, और इन कैटेगरी के आधार पे जो है अब आपको ये समझना है कि एक्सरसाइज जो 1.1 है बच्चों, वो बहुत ही सिंपल है, और इस सिंपल एक्सरसाइज को आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब दो सेट्स हमको दिए हुए हों तो हम उनको जैसे अब ध्यान दीजिए, सपोज A इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट X belongs to Z and X is, पहले लिख देता हूं, X is लेस देन इक्वल टू 2, -2 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू 2 और X बिलोंग्स टू Z। मतलब A जो है उन सारे मेंबर्स का सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ओके, और B कोई सेट दिया है, B सेट में आपको मेंबर्स ऐसे लिखे हैं, -2, -1, 0, 1, 2। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, ये वाला सेट रोस्टर फॉर्म में था, हमने इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। कभी कभी ये हो सकता है कि आपको इस प्रकार से ऑर्डर चेंज करके लिख देंगे, 0 + -1 + -2। अब इसका मतलब साफ है कि जो मेंबर यहां है वही मेंबर्स यहां है। ऐसे दो सेट जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे भी 5 एलिमेंट है क्योंकि यहाँ उसने कॉम्पैक्ट नोटेशन में +- कर दिया, मगर +1 भी लेना पड़ेगा, -1 भी लेना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं ऐसी कंडीशन में A and B द टू सेट्स आर इक्वल। कभी कभी क्या होता है, दूसरा एग्जांपल देखें, सेट ऑफ A B C और D बराबर एक सेट दिया है, सपोज वो दिया है C A B। तो ऑर्डर एलिमेंट का डिफर कर रहा है लेकिन एलिमेंट्स तो सेम है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट पे, यहाँ ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी है, यहाँ भी B है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम डिक्लेयर करेंगे कि यहाँ C और D जो है वो इक्वल सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं? इक्वल सेट्स हैं। तो टू सेट्स आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also a member of set B and every element of set B is also a member of set A. तो in this case the two sets are said to be equal। अगर एक बात ध्यान देंगे, यहाँ एक नई टर्मिनोलॉजी है कि एक और शब्द आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट यानी होता है तुल्य, जिनकी तुलना की जा सके। अब जैसे ये देखो A बराबर 1 2 3 है और B इज इक्वल टू ABC, ये दो सेट है, दोनों में यहां भी 3 मेंबर है, यहां भी 3 मेंबर। हम कंपेयर कर सकते हैं कि सेट A के 1 के लिए सेट B में A है, सेट A के 2 के लिए सेट B में B है, सेट A के 3 के लिए सेट B में C है। तो ऐसे जब सेट्स कंपेरेबल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो भले एलिमेंट डिफर कर रहे हो, ऐसे सेट्स को कंपेरेबल सेट्स, इक्वल सेट्स, सॉरी इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बच्चों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये दो एक्सरसाइजेस इस लेसन के आधार पर कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज एक नोटबुक बना लीजिए 1.1 एंड 1.2। इसमें जितने स्टडी पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं। एक बार एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से उस टॉपिक को पढ़िए, मेरा वीडियो लेसन देखिए, फिर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़िए और अपनी कॉपी में एक्सरसाइज को
डेट डालकर कंप्लीट करिए। जो भी आपसे नहीं बने बच्चों, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425849747 इस पे संपर्क कर सकते हैं, मुझे अपनी डिफिकल्टी बता सकते हैं। और गूगल क्लासरूम में आप सभी बच्चों को बहुत जल्दी जोड़ा जा रहा है। तो जैसे ही गूगल क्लासरूम में आप जुड़ जाएंगे तो फिर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां हम आपस में खुद डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको असाइनमेंट दे सकता हूं, आपको वहां वीडियो लिंक दे सकता हूं। अभी थोड़े दिन हम वाला काम 2-4 दिन जब तक ये काम नहीं पूरा होता तब तक व्हाट्सएप से करेंगे। तो आई होप टुडेज लेसन इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, सबको समझ में भी आया होगा। और इस लेसन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आपकी गणित की पढ़ाई सुचारू रूप से चले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप बहुत ऑनेस्टली इस सब्जेक्ट के साथ, मैथमेटिक्स में सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप केयरलेसली करेंगे तो मैथमेटिक्स आपको बहुत तकलीफ दे देती है, इसलिए उसके साथ लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने विषय की गंभीरता को समझना है और ध्यान से पढ़ना है। ओके, गुड डे टू यू ऑल, थैंक यू।